रतनपुर गांव में रहने वाली आरती की शादी शहर के प्रतिष्ठित चौधरी परिवार में हुई थी। शादी के समय सबने उसे बेटी कहकर घर में स्वागत किया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसका सम्मान छीन लिया गया। सास कमला देवी हर सुबह ताना मारती, तुम बहू नहीं, इस घर की नौकरानी हो। जेठानी नीलम अपने सारे काम आरती से करवाती, जबकि पति विक्रम हमेशा माँ के सामने चुप रहता। आरती सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करती, फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी तक तानों के साथ मिलती। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली आरती की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह प्रशासनिक अधिकारी बने, लेकिन उसकी किताबें अलमारी में बंद कर दी गई। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मुझे 2 घंटे पढ़ने का समय मिल जाए, बाकी सारे काम मैं कर लूंगी। कमला देवी हंसते हुए बोली, कलेक्टर बनने के सपने छोड़ दो, तुम्हारी किस्मत में झाड़ू और बर्तन ही लिखे हैं। उसी रात आरती चुपचाप छत पर बैठी रो रही थी कि उसके पिता का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटी, अगर सपने सच्चे हैं तो उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। पिता की बातें उसके दिल में उतर गई। अगले ही दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह हार नहीं मानेगी। रात को सबके सो जाने के बाद वह रसोई की हल्की रोशनी में पुरानी किताबें खोलकर पढ़ने लगी। महीनों तक उसने बिना किसी को बताए तैयारी की, मगर एक रात कमला देवी ने उसे किताबों के साथ देख लिया। गुस्से में उन्होंने किताबें उठाकर आंगन में फेंक दी और बोली, इस घर में या तो बहू रहेगी या कलेक्टर बनने का सपना। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आरती ने टूटे हुए मन से किताबें समेटी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार आंसू नहीं, बल्कि एक अडिग संकल्प चमक रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही अपमान एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। अगली सुबह आरती ने बिना किसी से बहस किए अपनी किताबें समेटी और शांत स्वर में बोली, माँ जी, आज तक मैंने इस घर को अपना परिवार समझकर हर अपमान सहा है, लेकिन अब मैं अपने सपनों का अपमान नहीं होने दूंगी। कमला देवी ने तिरस्कार से कहा, अगर इस घर की चौखट पार की तो दोबारा लौटने की उम्मीद मत रखना। विक्रम सामने खड़ा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आरती की आंखों में दर्द था, पर कदमों में हिचकिचाहट नहीं। वह मायके पहुंची तो वहां भी आर्थिक तंगी थी। पिता की तबीयत खराब रहती थी और माँ दूसरों के घरों में सिलाई करके घर चलाती थी। आरती ने तय किया कि वह किसी पर बोझ नहीं बनेगी। दिन में वह पास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगी और रात भर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करती। कई कई रातें ऐसी गुजारी जब बिजली नहीं होती थी तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, जिसे ससुराल ने ठुकरा दिया वह कलेक्टर बनेगी, लेकिन हर ताना उसके इरादों को और मजबूत करता गया। उधर चौधरी परिवार में कमला देवी पूरे गांव में यही कहती फिरती कि वह लड़की घमंडी थी, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। समय बीतता गया। पहली परीक्षा में आरती कुछ अंकों से असफल हो गई। एक पल के लिए उसका मन टूट गया,
लेकिन पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हार वही मानता है जिसके सपने छोटे होते हैं। उन शब्दों ने आरती के भीतर से नई ऊर्जा भर दी। उसने पहले से भी अधिक मेहनत शुरू कर दी। दूसरी ओर चौधरी परिवार का कारोबार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों का अभी भी एहसास नहीं था। फिर एक सुबह वह दिन आया जब प्रशासनिक सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने वाला था। पूरे गांव की निगाहें मोबाइल की स्क्रीन पर थी और आरती कांपते हाथों से अपना रोल नंबर खोज रही थी। अचानक उसकी आंखें एक नंबर पर ठहर गई। अगले ही पल जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही परिणाम खुला, आरती की धड़कनें तेज हो गई। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके नाम के सामने लिखा था, चयनित। पूरे जिले में उसकी शानदार रैंक आई थी। माँ ने उसे गले लगा लिया। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज मिठाइयाँ लेकर उसके घर पहुँचने लगे। कुछ ही महीनों बाद प्रशिक्षण पूरा हुआ और आरती की पहली नियुक्ति उसी जिले के जिला अधिकारी कलेक्टर के रूप में हुई, जहां कभी उसे नौकरानी कहकर अपमानित किया गया था। दूसरी ओर चौधरी परिवार का कारोबार कर्ज में डूब चुका था। बैंक ने उनकी कई संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कमला देवी पहली बार समझ रही थी कि दूसरों को अपमानित करने का परिणाम कितना भारी पड़ सकता है, लेकिन उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि जिले की नई कलेक्टर कोई और नहीं बल्कि उनकी वही बहू आरती है। जिले में पदभार संभालने के लिए बाद आरती ने सबसे पहले भ्रष्टाचार, अवैध कब्जों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी। उसी दौरान एक रिपोर्ट उसके सामने आई कि चौधरी परिवार ने वर्षों पहले सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया था। कानून के अनुसार कार्रवाई करना उसकी जिम्मेदारी थी। अगले ही दिन नोटिस जारी हुआ और पूरे परिवार को कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश मिला। कमला देवी घबराई हुई थी। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। तय दिन वे पूरे परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची। जैसे ही कार्यालय का दरवाजा खुला और उनकी नजर कलेक्टर की कुर्सी पर बैठी अधिकारी पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही आरती थी, लेकिन इस बार सिर झुकाकर खड़ी बहू नहीं, बल्कि कानून की कुर्सी पर बैठी जिले की कलेक्टर। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और विक्रम की आंखों में पहली बार अपनी पत्नी का पछतावा साफ दिखाई देने लगा। कलेक्टर कार्यालय में कुछ क्षणों तक ऐसा सन्नाटा रहा कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। कमला देवी कांपते हुए बोली, बहू, नहीं मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। विक्रम भी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन आरती ने अपने चेहरे पर ना गुस्सा दिखाया ना अहंकार। उसने शांत स्वर में कहा, आज मैं इस कमरे में आपकी बहू नहीं, इस जिले की कलेक्टर हूँ। मेरे लिए हर नागरिक बराबर है। कानून किसी रिश्ते को नहीं देखता,
उसके शब्द सुनकर सभी अधिकारियों ने भी सिर झुका लिया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि अवैध निर्माण तो हुआ था, लेकिन उसका पूरा दोष कमला देवी पर नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट लेखपाल और बिल्डर की मिलीभगत पर भी था, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाकर चौधरी परिवार को गुमराह किया था। आरती ने बिना किसी पक्षपात के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। चौधरी परिवार पर जितनी वैधानिक कार्रवाई बनती थी उतनी ही की गई, ना उससे कम ना ज्यादा। पहली बार कमला देवी को समझ आया कि असली बड़ा इंसान वह नहीं होता जिसके पास धन हो, बल्कि वह होता है जो अधिकार मिलने पर भी न्याय का रास्ता नहीं छोड़ता। कार्यालय से बाहर निकलते समय मीडिया ने आरती से पूछा, मैडम, जिन लोगों ने आपको कभी नौकरानी समझा था, आज उन्हीं पर कार्रवाई करते समय आपको कैसा लगा? आरती मुस्कुराई और बोली, यदि मैं बदला लेने लगूं तो मुझ में और अन्याय करने वालों में कोई अंतर नहीं रहेगा। मेरा काम न्याय करना है, प्रतिशोध लेना नहीं। उसकी यह बात अगले ही दिन अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी बन गई। उधर कमला देवी पूरी रात सो नहीं सकी। उन्हें बार बार अपने वे शब्द याद आ रहे थे जब उन्होंने आरती की किताबें आंगन में फेंक दी थी। अगले दिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे बिना किसी को बताए अकेले आरती के सरकारी आवास की ओर चल पड़ी। अगली सुबह कमला देवी बिना किसी दिखावे के आरती के सरकारी आवास पर पहुंची। उनके हाथ में ना कोई मिठाई थी, ना कोई उपहार, बल्कि एक पुराना कपड़े का थैला था। आरती ने उन्हें देखकर सम्मान से अंदर बैठाया और पानी दिया। कुछ क्षण तक कमला देवी कुछ बोल ही नहीं सकी। फिर कांपते हाथों से उन्होंने थैले से वही पुरानी फटी हुई किताबें निकाली जिन्हें उन्होंने वर्षों पहले गुस्से में आंगन में फेंक दिया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, बेटी, मैंने उस दिन तुम्हारी किताबें नहीं फेंकी थी, मैंने तुम्हारे सपनों का अपमान किया था। इन्हें मैंने उस दिन से संभाल कर रखा था, क्योंकि हर रात मुझे अपनी गलती याद आती थी। आज इन्हें तुम्हें लौटाने आई हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहते ही कमला देवी आरती के पैरों की ओर झुकने लगी, लेकिन आरती ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उसने नम्र स्वर में कहा, माँ जी, गलती करने वाला छोटा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। आज आपने माफी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। उसी समय विक्रम भी वहां पहुंच गया। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। उसने कहा, आरती, सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। पति होकर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सका। अगर उस दिन मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो शायद हमारा घर कभी नहीं टूटता। आरती ने उसकी बात शांतिपूर्वक सुनी, लेकिन कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। उसने कहा,
रिश्ते केवल माफी से नहीं, विश्वास से दोबारा बनते हैं, और विश्वास कमाने में समय लगता है। यह सुनकर विक्रम ने सिर झुका लिया। उसी शाम आरती ने जिले की सभी बेटियों के लिए नई उड़ान नाम से एक निशुल्क शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की, ताकि किसी भी लड़की के सपनों को कभी घर की चार दीवारी में कैद ना होना पड़े। यह खबर पूरे जिले में फैल गई और लोग आरती की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे चौधरी परिवार को फिर से हिला दिया। उस रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जिले की नदी उफान पर थी और कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। आधी रात को कंट्रोल रूम से आरती को सूचना मिली कि चौधरी परिवार जिस इलाके में रहता है वहां पानी तेजी से भर रहा है। आरती ने एक पल भी देर नहीं की। उसने स्वयं राहत दल के साथ मौके पर पहुंचने का निर्णय लिया। प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही थी। तभी पता चला कि कमला देवी घर के अंदर फंस गई है। पानी लगातार बढ़ रहा था और मकान का एक हिस्सा गिरने लगा था। अधिकारी जोखिम लेने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन आरती ने कहा, जब तक आखिरी व्यक्ति सुरक्षित नहीं निकल जाता, कोई पीछे नहीं हटेगा। वह स्वयं बचाव दल के साथ अंदर गई और कमला देवी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। कमला देवी रोते हुए बोली, बेटी, जिसे मैंने कभी इस घर की नौकरानी कहा था, आज उसी ने मेरी जान बचा ली। भगवान ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए तुम्हें इतना बड़ा बनाया है। वहां मौजूद गांव वाले यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। किसी की आंखें नम थी तो कोई आरती की इंसानियत की प्रशंसा कर रहा था। कुछ दिनों बाद जिले के सभागार में नई उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ। मंच पर आरती ने अपने भाषण में कहा, हर बेटी को अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। उसे रोकिए मत, उसका साथ दीजिए। तभी कमला देवी मंच पर पहुंची। उन्होंने माइक हाथ में लेकर पूरे जिले के सामने कहा, मैंने अपनी बहू के सपनों को कुचलने की कोशिश की। आज मैं हर सास से हाथ जोड़कर कहती हूँ, बहू को बेटी समझिए, उसके सपनों का सम्मान कीजिए। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। विक्रम ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की और महिलाओं की शिक्षा के लिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान करने की घोषणा की। उस दिन चौधरी परिवार की पहचान दौलत से नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने का साहस से हुई। आरती की आंखों में संतोष था, क्योंकि उसने बदला नहीं लिया था, उसने लोगों की सोच बदल दी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि किसी के सपनों का अपमान मत कीजिए। समय जब करवट लेता है तो वही इंसान सम्मान की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होता है, जिसने कभी चुपचाप अपमान सहा था। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी।
अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।